जिनको भी साथियों कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिनको निधि देना है कार्यक्रम के बाद आप निधि देने के लिए तैयार रहिए और जो अवसर हम लोग को मिला साहब को सुनने के लिए इसका आप लोग भरपूर उपयोग करिए। तो आप लोग निधि देने के लिए थोड़ा समय वेट करिए। धन्यवाद। हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा आज मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा वाराणसी में आई है और उसके माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 9 अप्रैल 2025 को जो जेल भरो आंदोलन होने जा रहा है उसकी तैयारी करने के लिए आज का ये कार्यक्रम यहां हो रहा है, तैयारी करने के लिए हो रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं लगभग 7 विषय है। उसमें पहले नंबर का विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी जाति समूहों की जाति आधारित गिनती कराने के लिए, ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों की घोर अवमानना करने के विरोध में। ये 3 प्रमुख विषय हैं और भी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित और 4 विषय रखे गए हैं जिन पर उत्तर प्रदेश के साथियों के द्वारा इस कार्यक्रम में विचार व्यक्त किए गए हैं। इसलिए मुझे उन विषयों पर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं खास तौर पर जो मेन विषय है मैं उन विषयों पर खास तौर पर आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं। साथियों, सबसे बड़ा और सबसे पहले नंबर का विषय है वो है लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर पर समस्त चुनाव कराने के लिए। ये जो सबसे बड़ा और सबसे हम लोगों के लिए, देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है। साथियों, 1848 के लेकर हमारे आधुनिक भारत में महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा 1848 से इस आंदोलन को शुरू किया गया। तो 1848 से लेकर 1956 तक अगर हम गिनती कर ले तो लगभग 108 साल का संघर्ष है आधुनिक भारत में। ये जो आधुनिक भारत में 108 साल का संघर्ष है, इस 108 साल के संघर्ष के बदौलत 108 साल के संघर्ष के बदौलत हमारे महापुरुषों के द्वारा एक सबसे बड़ा अधिकार
हमारे लोगों को हासिल करवाया गया, दिलवाने में कामयाबी हासिल की, वो है वोट का अधिकार। साथियों, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि वोट का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं है। ये बात हमारे महापुरुष जानते थे, समझते थे। इसलिए 108 साल के संघर्ष के बाद जो वोट का अधिकार उन्होंने हासिल किया, उससे वो संतुष्ट हुए। संघर्ष 108 साल का किया और एक अधिकार से संतुष्ट हो गए। ये समझना बहुत जरूरी है। 108 साल के संघर्ष के बदौलत एक वोट का अधिकार हासिल हुआ और उससे हमारे महापुरुष संतुष्ट हो गए। क्यों हुए? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट का ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के लोग शासन करती जमात बन सकते हैं, जिसके लिए मध्ययुगीन समय में राजे और रजवाड़े लड़ाई लड़ते थे, तलवारों से लड़ाई लड़ते थे, बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, बहुत ज्यादा मारकाट होती थी और बहुत बड़ा खून बहता था और एक आदमी परास्त होता था और वो मार दिया जाता था और उसके बाद दूसरा विजयी घोषित होता था, वो राजा कहलाता था। ये मध्ययुगीन काल में ऐसा होता था। मगर किसी प्रकार का खून खराबा किए बगैर, किसी प्रकार का खून बहाए बगैर, किसी प्रकार की मार काट किए बगैर राजपाट हासिल किया जा सकता है और लोगों को राज हासिल करवाया जा सकता है, राजा बनाया जा सकता है। ये बात संविधान के द्वारा और वोट के अधिकार के द्वारा आधुनिक काल में सिद्ध किया गया कि ऐसा किया जा सकता है, राजपाट लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, 4 बार मायावती को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनवाया। और उसके लिए किसी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं हुआ, उसके लिए किसी प्रकार का खून नहीं बहाया गया। और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े स्टेट में, जिसमें 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती थी, अभी भी कम नहीं जाती है, अभी भी 80 सीटें जाती है, केवल 5 सीटें ही कम हो गई। बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। सारे देश भर में 543 लोकसभा की सीटें हैं। अगर हम लोग समझने के लिए मान ले कि 500 सीटें हैं, तो 500 सीटों में 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश की है, तो इससे उसका परसेंटेज पता चल जाता है कि कितना बड़ा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश के हिस्से में है। इसलिए साथियों, ये सारा का सारा वोट के अधिकार के द्वारा साध्य हुआ है। वोट के अधिकार के द्वारा ये साध्य किया गया था।
ये पुराना इतिहास नहीं है, 1000 साल पहले का इतिहास हो ऐसा नहीं है, 500 साल पहले का इतिहास है ऐसा भी नहीं है, 200 साल पहले का इतिहास है ऐसा भी नहीं है। ये इतिहास अभी अभी का है, बहुत पुराना नहीं है, और इसे 100 साल से भी कम समय का मामला है। इसलिए साथियों, ये जो अधिकार है वोट का अधिकार, इस वोट के अधिकार के बदौलत ये हासिल किया गया है। इसलिए हम लोगों को ये जानना और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है, आप लोगों को याद होगा, ईवीएम मशीन 2004 में लाई गई। आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। 2004 में ईवीएम मशीन लाई गई और 2004 के पहले उत्तर प्रदेश में तो मूल निवासी बहुजन समाज के महानायक मान्यवर काशीराम जी थे। उन्होंने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया, और जब तक काशीराम जी जीवित रहे, ये भी थोड़ी खास बात मैं आपको बता रहा हूं, जब तक काशीराम जी जीवित रहे, देश के तमाम पत्रकार काशीराम जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अखबारों में लिखा करते थे कि बहुमत मिले या ना मिले, मगर नाम काशीराम जी का प्रधानमंत्री पद के लिए चल रहा है। यह है कि मायावती को जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया तो कहां बहुमत था। मायावती केवल 1 बार बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, 4 बार में, बाकी तो बगैर बहुमत के ही मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में काशीराम जी कामयाब हुए थे। ये राजनीति का खेल है और ये एक चमत्कार है, और इसके लिए नेतृत्व की योग्यता चाहिए, जिसके आधार पर यह काम किया जा सकता है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। जब वोट का अधिकार मिला तो वोट के अधिकार के बारे में भी दुनिया में बहुत इतिहास उपलब्ध है। दुनिया में वोट के अधिकार के संबंध में बहुत इतिहास उपलब्ध है। जिस इंग्लैंड से हम लोगों ने संसदीय राजनीति भारत में लाई, भारत में जो संसदीय जनतंत्र है वो इंग्लैंड से लाया गया। तो इंग्लैंड में भी आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि इंग्लैंड में पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। 2 लोगों को केवल वोट का अधिकार हुआ करता था। हमारे लोगों को यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार, जो टैक्स पे करता है और जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होगा, जो टैक्स पे नहीं करता है उसको वोट का अधिकार नहीं होगा। तो हमारे लोगों को, जो शूद्र अतिशूद्र इस देश में थे, मनुस्मृति के अनुसार तो उनको संपत्ति रखने का ही अधिकार नहीं था। जब संपत्ति रखने का ही अधिकार नहीं था तो टैक्स पे करने का सवाल ही नहीं था। इसलिए ये जो सिस्टम था इंग्लैंड का,
कि टैक्स पेयर को ही वोट का अधिकार होगा और पढ़े लिखे को वोट का अधिकार होगा। इंग्लैंड जैसे एडवांस कंट्री में ये अधिकार था और इस हिसाब से बाबा साहब आंबेडकर ने ये सोचा, अरे हमारे लोगों को तो कुछ नहीं मिलने वाला, अगर इस तरह से वोट का अधिकार बहाल किया गया फिर तो हमारे लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने इसका विरोध किया और कहा कि जो वोट का अधिकार है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होना चाहिए। एडल्ट फ्रेंचाइज अंग्रेजी शब्द है और उन्होंने इस बात को लाया एडल्ट फ्रेंचाइज को और कहा कि पढ़े लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए और टैक्स पेयर्स को केवल वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, प्रौढ़ मताधिकार होना चाहिए। यानी मताधिकार किसको होना चाहिए? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो बच्चा पैदा हो गया, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर वो बच्चा पैदा हो गया, अगर वो 21 साल का हो गया, उसको एडल्ट माना जाए और एडल्ट मानने के आधार पर उसको वोट का अधिकार बहाल किया जाए। ये ना देखा जाए वो पढ़ा लिखा है, ये ना देखा जाए वो टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके पास संपत्ति है या नहीं है, केवल मात्र उसकी उम्र को देखा जाए, एडल्ट है या नहीं है। और इसके आधार पर 26 जनवरी 1950 को स्त्री हो या पुरुष हो, इंग्लैंड जैसे राज्य में स्त्री को वोट का अधिकार नहीं था, अमेरिका जैसे देश में स्त्री को वोट का अधिकार नहीं था, महिला को वोट का अधिकार नहीं था, स्त्री और पुरुष के आधार पर भी भेदभाव था। मगर 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा और घोषित किया और उसको उन्होंने कसौटी निर्धारित किया कि केवल मात्र एडल्ट होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, इसलिए उसका नाम केवल एडल्ट, प्रौढ़ मताधिकार, स्त्री और पुरुष के भेद के बगैर केवल मात्र प्रौढ़ होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये घोषित किया गया। और जब ये घोषित किया गया तब भी दुनिया में कई देशों में नहीं था। तब भी दुनिया के कई देशों में नहीं था और भारत के बाद फिर भारत से प्रेरणा लेकर एडल्ट फ्रेंचाइज जो है लोगों ने स्वीकार किया। मगर ये एडल्ट फ्रेंचाइज के पीछे बाबा साहब आंबेडकर की सोच थी कि जो शूद्र है और अति शूद्र है। शूद्र कौन है? शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग शूद्र नहीं है, नॉमिडिक ट्राइब के लोग शूद्र नहीं है। शूद्र कौन है? पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र है, ओबीसी के लोग शूद्र है, एससी के लोग तो अछूत है। ये भी अभी तमाम पढ़े लिखे जो लोग हैं, इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि शूद्र और अछूत में क्या फर्क है। शूद्र सचूत है, शूद्र के घर में ब्राह्मण पानी पी सकता है, पीता है, पीता है नहीं पीता? हाँ पीता। अछूत के घर का नहीं पीता। तो ये भी फर्क जो है
क्योंकि वो उन ब्राह्मणों की भी एक समस्या थी कि अरे सभी लोगों को अछूत घोषित कर दे तो पानी कहां से पिएंगे, ये भी समस्या थी उनकी भी, ब्राह्मणों की भी सारी समस्या थी कि सभी को अछूत घोषित कर देंगे तो जले पानी कहां से पिएंगे, तो समस्या थी उनकी। तो कुछ लोगों को पानी भरने के लिए रखा गया था, और उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी के लोगों को पानी के काम के लिए। तो इस तरह से ये समाज रचना जो ब्राह्मणों ने बनाई, इस बात को जानने और समझने में बहुत हैरानी होती है। बहुत योजना बनाकर ब्राह्मणों ने, बहुत दिमाग लगाकर ब्राह्मणों ने इस बात को डेवलप किया। तो सभी लोगों को संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, अगर कोई वकील है यहां तो ये ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर का है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। एक ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, कितने शब्द हैं? 4। चमत्कार, केवल 4 शब्द। वकील को यह बात समझ में आती है कि जो देश का संविधान है, लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड एक समय में मनुस्मृति था, वो ये घोषित करता था कि सारे इंसान बराबर नहीं है। मनुस्मृति ये घोषित करता था कि सारे इंसान बराबर नहीं है। इस संदर्भ को ध्यान में रखकर के बात को समझने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये 4 शब्द लिखे गए, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। एक फंडामेंटल बात भी हम लोगों को समझना होगा। पहले उन्होंने जो इंसान है, जो आदमी है, उसको सिटीजन घोषित किया। भारत का जो संविधान है, वो संविधान भारत में रहने वाले, जब संविधान बनाया जा रहा था तो सबको सिटीजन घोषित किया, और सिटीजन जो कॉन्सेप्ट है संविधान का, उसके आधार पर अधिकार बनाए गए हैं, और उसके आधार पर यह घोषित किया गया ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। तो इस तरह से साथियों, ये जो हक और अधिकार सारे नागरिकों को बहाल किए, ये 2-3 हजार साल के इतिहास में रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी। और ये कानून बनाकर नहीं किया गया। कानून छोटी चीज होती है, संविधान बहुत बड़ी चीज होती है। जो संविधान है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। ये भी हमारे लोगों को फर्क समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग कानून को ही संविधान मान लेते हैं। संविधान कानून नहीं है, वो फंडामेंटल लॉ है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाया जाता है। अगर संविधान कहता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, और सिटीजन अगर इसका उल्लंघन करता है तो उसके दंड के लिए कानून बनाया जाता है। उसके दंड के लिए, अगर उसका उल्लंघन करे तो इतनी सजा होगी, ये होगा, ये होगा, उसके लिए कानून बनाया जाता है। संविधान जो आश्वासन देता है वो कोरा आश्वासन नहीं है। अगर इसका कोई उल्लंघन करे तो दंड का भागी होगा, और दंड करके उसके अधिकार को बहाल किया जाएगा। ये इंश्योर करने की व्यवस्था, ये खातरी देने की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाया जाता है, ताकि लोगों को गारंटी हो जाए कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसकी सजा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल है, अगर उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता है तो लोगों को जेल हो जाती है, जेल हो जाती है। तो इसलिए कानून बनाया गया, जेल के लिए कानून बनाया गया, दंड के लिए कानून बनाया गया। तो इस बात को हम लोगों को ठीक से जानने की और समझने की जरूरत है, और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर समझा रहा हूं कि भारत में जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को इसीलिए ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है।
टेक्नोलॉजी है। ईवीएम क्या है? टेक्नोलॉजी है। भारत से सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किसके पास है? अमेरिका के पास है, जापान के पास है, जर्मनी के पास है। जिस देश में सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है उस देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, जापान में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस है वहां भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। तो वो लोग बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है, जो एलन मस्क है वो कहता है ईवीएम मशीन जो है वो चुनाव के लिए नहीं है, या मशीन है या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी चुनाव के लिए नहीं है, वो दूसरे काम के लिए, कारोबार के काम के लिए है। एलन मस्क चांद पर आदमी भेजा, चांद पर आदमी भेजा, और अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब है ऐसा लोग मान रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको चुनकर लाने का काम भी उसी ने किया, पैसा भी उसी ने बहुत ज्यादा खर्चा किया, उसको चुनकर लाया। चुनकर आने के बाद तो राष्ट्रपति ने उसको कहा, यार वो लेडीज को भी लिया हुआ है, मतलब वो राष्ट्रपति वो है सुनीता विलियम्स को, कि वो लेडीज को लिया है, तो वो उसने लाया, पहुंच गई है। इतने दिन तक लगभग राउंड अबाउट 300 दिन जो है, अब आप लोगों को 9 महीने के लगभग जो है वो बाहर रही, तो आप लोगों को समस्या पड़ी होगी कि यार वहां क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे रहा होगा, रहने का व्यवस्था क्या होगी, सोने की व्यवस्था क्या होगी, और इतने दिन 9 महीने अगर सोने के लिए कोई जगह ही नहीं है तो कैसे बच गई होगी। बहुत सारे सवाल है जिसका हमारे पास कोई जवाब है नहीं है, और उनके पास जवाब, उन्होंने व्यवस्था की सारी की सारी। दूसरी मशीन भेजी, दूसरा यान भेजा, और दूसरा यान भेजकर जो रिसर्च करने का काम है उसके लिए अलग से मशीन वहां रख दिया, यान भी रख दिया और आदमी को भी वापस ले आया। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। अभी तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वहां रहने अगर 9 महीने आदमी रहा तो इसका मतलब रहने की व्यवस्था हो सकती है। रहने के बारे में भी वो वहां चांद पर रहने की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे। अमेरिका के लोग या दूसरे लोग जो है वो वहां बस्ती बसाने की योजना बना रहे। तो इसलिए साथियों, और वहां से भी चांद पर से वो मट्टी लाया। अब आप लोगों को लगा चांद पर से मट्टी, हम तो चांद बोलते हैं, तो चांद मट्टी है क्या? हाँ मट्टी, चांद पर से मट्टी लाया। कि वहां के मट्टी में और भारत के मट्टी में क्या फर्क है, और यहाँ कौन सी फसल उगा सकते हैं, और उस मट्टी में कौन सी फसल उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, ऐसे सारी की सारी बातें जो है सारी टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें हैं। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की हेराफेरी की जा सकती है, किसी भी प्रकार की हेराफेरी करवाई जा सकती है। और ये हेराफेरी करवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये करने के पीछे क्या मकसद है? उनको ये मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया? ये बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। 2004 में ईवीएम मशीन लाया, उसके पहले 4 बार मुख्यमंत्री बनाया कांचीराम जी, बाद में नहीं, पहले मुख्यमंत्री बनाया। तब उनको लगा कि ये
वोट वाला जो सिस्टम है, ये बैलेट पेपर वाला जो सिस्टम है, जिसके द्वारा मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया जा सकता है, इसका कोई न कोई इलाज करना होगा। इसका कोई न कोई इलाज अगर नहीं करेंगे तो हमारे हाथ से बाजी चली जाएगी, हमारे नियंत्रण से सारा का सारा मामला चला जाएगा। वोट तो इनके है ही है ज्यादा। अगर हेराफेरी हम नहीं करेंगे तो वोट तो है ही इनके। 100 में 85% वोट तो हमारे है ही है। और जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, 6% लोग हैं, वो भी मूल रूप से इस देश के नाग लोग हैं। ये बात भी उनको समझ में आ रही है। इस देश में केवल मात्र 3.5% ब्राह्मण विदेश से आए हुए हैं। वो आइसोलेट ना हो, इसलिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को, वैश्यों को अपने में मिलाने की कोशिश की, ताकि वो आइसोलेट ना हो, सेग्रीगेट ना हो। इसके लिए वो सारा का सारा खेल उन लोगों ने करने की कोशिश की। हम अभी नए नए रिसर्च के द्वारा, नई जानकारी के द्वारा, नए डाटा के द्वारा जो सारी चीजें सामने आ रही है, उसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव में हेराफेरी करके वो लोग अपना राज स्थापित कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर दिए। आप लोग सुनकर ये भी हैरान हो जाओगे कि बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। अभी जो सिचुएशन है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। जब हेराफेरी करके कांग्रेस आती है, बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जब बीजेपी हेराफेरी करके आती है तो कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है। अभी हेराफेरी करके बीजेपी आई, कांग्रेस ने कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी शब्द है, उसका अर्थ होता है आपसी समझदारी। आपसी समझदारी के लिए वो मीटिंग करके तय करते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। जरूरी केवल इतना है, 10 सलाम करो, 10 सलाम कर दो। इसके लिए मीटिंग करने की क्या जरूरत है? 10 सलाम करो, 10 सलाम करो। 10 साल के बाद फिर हम करते हैं। अभी एक थोड़ा सा चेंज आया है, 10 साल के बाद और 15वें साल में मोदी आ रहा है। अब शायद ऐसा होता है, हो रहा होगा कि पहले आपने खेल खेला 10 साल का, तो 10 साल पूरा हो गया, हमारा तुम्हारा 10 साल का खेल हो गया, अभी 10 साल हमारा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा 10 साल का कर लेते। मतलब ये खेल करने का मामला है, ये सब खेल करने का मामला है। और खेल करने के लिए उनके पास ही सारा खेल है। हम लोग तो तमाशबीन लोग हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते जानते हो? हम लोग लाइन लगाकर वोट डालते, बहुत ईमानदार लोग हैं। हमारे जैसे ईमानदार लोग नहीं है। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लाइन लगाते, कोई हड़बड़ी नहीं, बड़े शांति से वोट डालते। अब उनकी काउंटिंग हो रही कि नहीं हो रही, इसका उनको कोई लेना देना नहीं। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। जब वोट हमारे हैं, संख्या हमारी है, तो हम लोगों को ये सारी चीजें देखना जरूरी है। मगर उन लोगों ने ये सारा खेल जब उन्होंने देखा कि 4-4 बार ये सरकार केवल वोट के आधार पर, क्योंकि कांचीराम जी यही बात लोगों को बोलते थे कि 100 में 85 हम लोग हैं, तो 85 वालों का राज होना चाहिए। तो सारे पब्लिक भाषणों में कहते थे, ये कोई प्राइवेट में नहीं कहते थे, उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश भर में कहते थे कि 100 में 85 हम लोग हैं, तो हमारा राज होना चाहिए। और राज करने के लिए 50% लोगों की जरूरत है, ज्यादा वोटों की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनी तो 30% वोट तो बनी। केवल 30% वोट से मायावती को 203 या 207 सीटें मिली, 206। 403 में से 206 सीटें, सिंपल मेजोरिटी के लिए 203 चाहिए या 204 चाहिए, 202 चाहिए। तो इस तरह से सिंपल मेजोरिटी के लिए 202 सीटों के आधार पर वो अपना बहुमत हासिल कर सकते थे, और ऐसा उन्होंने किया।
तो ये चमत्कार जो है वोट के आधार पर हो रहा था, ये सारा का सारा ईवीएम आने के पहले हो रहा था। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान रखो। ईवीएम समझना है तो ये 2004 के पहले ईवीएम में आने के पहले वोट के द्वारा क्या हो रहा था। ये सबसे पहला सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था। जब उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था तो उन लोगों ने सोचा ये देश में भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की देखा देखी बिहार में हुआ, कई और राज्यों में हुआ, एक एमएलए का, 2 एमएलए का, एमपी का, तो उनको लगा कि ये बातें ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी और विकसित हो जाएगी और सत्ता में बदलाव हो जाएगा और इनका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो मायावती की बहुत सारी कमजोरियां है, उस वजह से जो काशीराम जी करना चाहते थे, मायावती का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनना का मतलब है, मायावती का मुख्यमंत्री बनने का मतलब था प्रधानमंत्री बनना। मायावती को लगता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री है। तो इसलिए काशीराम जी प्रधानमंत्री की बात करते थे तो मायावती को लगता है प्रधानमंत्री तो इधर ही है ना, मुख्यमंत्री बनने से प्रधानमंत्री हो गया, अब प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत है। इस वजह से आपने देखा होगा मायावती ने कभी राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए मेहनत की और पसीना बहाया, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। काशीराम जी सारे देश भर में, सारे प्रदेशों में जाकर बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, मेहनत करते थे, संगठन बनाते थे, इसके लिए सारे देश भर में वो काम करते थे। मायावती ने, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो प्रदेश के बाहर जाकर बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा संगठन खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रही है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं दिखाई नहीं देता। मगर काशीराम जी सारे देश भर में ऐसा किया करते थे और लगातार डेली उनके कार्यक्रम चलते थे, डेली उनके कार्यक्रम सारे देश भर में चलते थे और उसी के पैटर्न पर मैं भी सारे देश भर में, मेरे भी सारे देश भर में डेली कार्यक्रम चलते और डेली मैं लगातार सारे देश भर में, अभी आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 32 राज्यों के 625 जिलों में 769 जिले हैं सारे देश भर में, सारे देश भर में 769 जिले हैं, उसमें से 769 में से 625 जिलों में हमारा संगठन है, 32 राज्यों के। केवल 4 राज्यों में संगठन नहीं है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है वहां पर हमारा संगठन नहीं है, वहां पर हमें संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने जो 9 अप्रैल को और 1 जुलाई को ये जो हम लोगों ने भारत बंद और जेल भरो आंदोलन चलाने का ऐलान किया, 625 जिलों में जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया, भारत बंद करने का ऐलान किया, ये आंदोलन होने से ही वो 4 स्टेट में फैल जाएगा, हमें अपने अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब ये फैल जाएगा और सारे सोशल मीडिया में चर्चा होगी और तमाम चर्चा होगी तो वो प्रदेश के लोग भी देखेंगे और उनको लगेगा अरे हमारे यहाँ क्यों नहीं है, तो उनके लोगों के द्वारा ही ये 4 स्टेट का काम जो है वो अपने से शुरू हो जाएगा और इस तरह से भारत के सभी राज्यों में ये संगठन फैल जाएगा। और इसके द्वारा हम लोगों ने जो प्लान बनाया, हर 6 महीने के बाद यानी 5 महीने 29 दिन तैयारी करेंगे आंदोलन की, 5 महीने 29 दिन आंदोलन की तैयारी करेंगे सारे देश भर में और 6 महीने का जो आखिरी दिन रहेगा उस दिन आंदोलन करेंगे सारे देश भर। ऐसा
2025 में करेंगे, 26 में करेंगे, 27 को करेंगे, 28 को करेंगे, 29 को करेंगे, 30 को करेंगे, और ऐसा 5-6 साल में 10-12 बार होगा तो 6.5 लाख गांव में से 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाए। आंदोलन करते करते ही 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। जो लोग सारे देश भर में देखा देखी आंदोलन करेंगे वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में इस संगठन की शाखाओं को तैयार करेंगे, और हम भी जो 1 दिन का आंदोलन करेंगे उसके तैयारी के लिए 5 महीने 29 दिन जो तैयारी करते रहेंगे 6 महीने में, उसमें भी ये कमेटियां और अलग अलग शाखाओं का निर्माण करते रहेंगे ताकि संगठन का निर्माण हो। साथियों, अभी 13 लाख के लगभग बूथ है और 2030 तक चुनाव आयोग के द्वारा ये बूथों की संख्या 15 लाख हो जाएगी। तो हमने संगठन का प्लान बनाया कि बूथ लेवल का संगठन होना चाहिए। एक बूथ में 1000 वोटर होते, एडल्ट जो है 1000 के लोगों के लिए, वोटर्स के लिए एक बूथ है, तो 15 लाख बूथ है होंगे, तो 15 लाख बूथ में 15 लाख हमारे बूथ में जो है शाखाएं होगी, यूनिट्स होगा, और फिर जो 1000 वोटर है उसमें शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमेडिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14 सामाजिक समूहों के लोग। ये जो 14 सामाजिक समूहों के लोग तैयार होंगे, ये 14 सामाजिक समूहों के लोग 15 लाख गांव में होंगे। एक गांव में अलग अलग सामाजिक समूह के होंगे, तो 14 लाख इंटू 15 लाख, ऐसा आंकड़ा जो है 2 करोड़ के लगभग होगा। और ये 2 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा होगा, तो एक समूह का अगर 10 लोगों का मोबिलाइजेशन होगा तो 2 करोड़ इंटू 10 बराबर 20 करोड़। अगर 20 लोगों को एक सेंटर में हम तैयार करते हैं तो 40 करोड़। अगर 25 लोगों को तैयार करते हैं तो 50 करोड़। 50 करोड़ लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार करने की हमारी योजना है। 50 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारने की योजना है। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों को भगाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। थोड़ा इतिहास अगर पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा, गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का आखिरी आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में 3 करोड़ लोगों को गांधी जी ने सड़कों पर उतारा था। अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। अगर हम लोग 50 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारते हैं तो ब्राह्मणों को भारत छोड़कर जाने नहीं देंगे। आप लोग सोचते होंगे कि जैसे उन्होंने अंग्रेजों को जाने दिया तो हम जाने नहीं देंगे। आप बोलेंगे क्यों जाने नहीं देंगे? इसलिए जाने नहीं देंगे कि हमारा राज आएगा और हम लोग हमारे ही लोगों पर राज करें, मजा नहीं आएगा। ब्राह्मणों को यहाँ रहना चाहिए और वो प्रजा बनकर रहना चाहिए, और प्रजा बनकर रहने के बाद हमारे लोग राजा रहना चाहिए और वो लोग ब्राह्मणों के ऊपर राज कर रहे, ऐसा वातावरण होना चाहिए तो हमारे लोगों को थोड़ा मजा आएगा। खाने में अगर नमक ना हो तो मजा आता है? खाने में नमक ना हो तो मजा नहीं आता, और राज करने में ब्राह्मणों पर राज नहीं करने का मौका मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा मजा भी आना चाहिए। ये मैं इसलिए ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूं क्योंकि इसके लिए कोई हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। लोगों को केवल तैयार करने की जरूरत है। जैसे भी यहाँ आप लोग बैठे हो, आपको अपने अपने गांव में जाकर तैयारी करनी है, अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिले में तैयारी करनी है।
अगर आप अपने अपने जिले का काम कर लेते हो तो सारे देश का काम मैं देख लूंगा। अपने गांव का काम आप देख लो, अपने तहसील का काम आप देख लो, अपने ब्लॉक का काम आप देख लो, अपने जिले का काम आप देख लो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये सारा का सारा आंदोलन 2030 तक विशाल संगठन में तब्दील हो जाएगा। और कुछ नहीं, आज कांग्रेस को हमारे ही लोग साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को हमारे ही लोग साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी को जब हमारे लोग साथ सहयोग और समर्थन करते हैं तो बीजेपी वाले क्या करते हैं, SC ST OBC को पहले हिंदू बनाते हैं। तो SC ST OBC का वोट नहीं लेते, बीजेपी वाले SC ST OBC का वोट नहीं लेते, SC ST OBC को पहले हिंदू बनाते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है हिंदू बनाने का मामला? देखो, हिंदू जो शब्द है ये आया कैसे? दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू मुसलमानों की दीदी गाली है। अरे भारत में जब मुसलमान भारत में आए तो सिंध को पार करके आए तो स का उच्चारण उनको करना नहीं आता था, इसलिए सिंध का उच्चारण उन्होंने हिंद और हिंदू किया और उसके पार रहने वाले हिंदू, ऐसा प्रचलन में हिंदू शब्द आया। तो इसका मतलब है मुसलमानों के द्वारा हिंदू शब्द दिया हुआ है। जब मैंने RSS के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को और तमाम बीजेपी के लोगों को मैंने कहा, अरे तो मुसलमानों का दिया वो शब्द है हिंदू, तुम तो बुड़बक लोग हो। तुम्हारे इलाके में बुड़बक कहते हैं, हमारे इलाके में गधे कहते हैं, तुम्हारे इलाके में ज्यादा बढ़िया शब्द है बुड़बक। तुम्हारे इलाके का शब्द मुझे ज्यादा पसंद आता है, बुड़बक। तो ये मैंने कहा तुम तो बुड़बक लोग हो, मुसलमानों का दिया हुआ शब्द यूज कर रहे हो। तुमको उन्होंने गाली दिया हिंदू के तौर पर और तुम हिंदू कह रहे हो। जब मैंने ये बहस शुरू किया तो उनको लगा नहीं तो बड़ा बात सही है, तो इसलिए अब उन्होंने अपना नाम बदल दिया। अभी उन्होंने मेरी वजह से, अपने आप नहीं हुआ। जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। क्रिया ही नहीं होती तो प्रतिक्रिया कैसे होगी? मैंने क्रिया किया इसलिए प्रतिक्रिया हुआ। तो जब मैंने हिंदू शब्द के बारे में चर्चा शुरू की तो उन्होंने हिंदू अपने को कहना शुरू कर बंद कर दिया और अपना नाम दूसरा रख दिया, सनातन। आजकल ब्राह्मण लोग जो है अपने को सनातन कह रहे। मैंने उनको कहा, अरे सनातन भी तुम्हारा शब्द नहीं है। सनातन तो बुद्ध के प्रवचन में पहली बार पाली भाषा का शब्द है। एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। ये तो पाली भाषा का शब्द है सनातन। तुम्हारा क्या है? अरे तुम भारत के रहने वाले ही नहीं हो तो शब्द तुम्हारे कहां से होंगे? तुम जब यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो तो शब्द तुम्हारे कहां से होंगे? तुम यहाँ के हो ही नहीं तो तुम न हिंदू हो न सनातन हो, तुम केवल विदेशी हो। तुम केवल विदेशी हो। तो आजकल हमारे पास ऐसी भी कहानी आ रही है कि कुछ ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को अमेरिका और यूरोप में पढ़ने के लिए भेज रहे, अमेरिका और यूरोप में। और बाप कह रहा बेटा अब वहां डिग्री वगैरह ले लेना, ब्राह्मण कह रहा डिग्री लेना और वहीं नौकरी कर लेना, तो वहां अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वही कर लेना, वही रह लेना। और हम बूढ़े लोग हैं तो मौका मिले तो हम लोगों को भी बुला लेना, क्योंकि रावण में श्राप जो कह रहा है इसकी वजह से तो ऐसा लग रहा है कि साले हम लोगों को गाड़ने के लिए भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं ब्राह्मणों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग तुमको गाड़ने के लिए जरूर जगह देंगे, जगह नहीं देंगे इतने हम लोग अमानवीय लोग नहीं है, जगह तो जरूर, मरने के बाद नहीं देंगे कैसे हो सकता। तो इसलिए साथियों अभी ब्राह्मण लोगों को ये बात समझ में आ रही है, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अभी भारत आने की जरूरत नहीं है, उधर ही रहा। ये काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा,
ऐसी बातें हो रही है, समाज में ऐसी बातें घटित हो रही है। और इसलिए साथियों, हम लोगों को अपने आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों को गांव में और गांव से नीचे बूथ लेवल पर और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों पर केंद्रित करते हुए हमारा विशाल संगठन खड़ा करने की जरूरत है। संगठन विशाल खड़ा करना ही, जैसे हमारे लोग उनको साथ सहयोग देते हैं, उनकी सरकार बनती है। अगर वही लोग हमारा साथ सहयोग देना शुरू कर दे, वो खाली हो जाएगा घर और हमारा घर भर जाएगा और ऐसे ही उनका मामला रफा दफा हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों ने उनको समर्थन दिया, दिल्ली में पहुंच गए। हमारे लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया, हमारे ही समर्थन से वो दिल्ली में पहुंच गए। हमारे लोगों ने उनका समर्थन करना बंद कर दिया, मामला रफा दफा हो जाएगा। हमारे ही लोगों का साथ सहयोग और समर्थन करें, बस सिंपल इतना करना है। कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कोई खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतनी बात करना है। वोट देते वक्त पहले स्टैंप हुआ करता था, और स्टैंप हुआ करता था और बैलेट पेपर देते थे, और बैलेट पेपर देने के बाद आप ऐसा देखते थे और देखने के बाद ऐसा लगाकर ऐसा करते थे। ऐसा करते थे क्या? करते थे ऐसा? ऐसा तो नहीं करते थे। यानी ये वो देने के लिए ऐसा करने के लिए, ऐसा तो मच्छर मारने के लिए भी इतनी ताकत नहीं लगती। यानी इतनी कम ताकत में ये परिवर्तन किया जा सकता है। मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? अरे यार कैसे होगा यार, ये आदमी कैसे होगा? इसलिए बता रहा हूं, ऐसा करने की ताकत है, ऐसा ऐसा हो गया। अभी क्या करना है? अभी स्टैंप पेपर पर ये नहीं लगाना है, अभी बटन है कंप्यूटर का, बटन पर, अब बटन पर तो बहुत हल्का ऐसा ऐसा करो, बस हो गया, कंप्यूटर का आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये सारी चीजें समझकर करना चाहिए। अगर इस तरह से हम योजना बनाकर काम करते हैं तो जो परिवर्तन हम लोग चाहते हैं वो परिवर्तन हम लोग साध्य कर सकते हैं। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।